देखिए, बहुत दुखद घटना है। और राजधानी पटना के बीचों बीच जो ये आश्रय गृह है, शेल्टर होम है, इसमें इसी महीने में खिचड़ी खिलाई गई थी। उसका 13 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसमें 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है। एक की मौत 7 तारीख को हुई, एक को 10 को, फिर 13 को। जो मेरी जानकारी है, समाज कल्याण मंत्री का एक बयान, आधिकारिक बयान तक इस मुद्दे पर नहीं आया है। जांच रिपोर्ट कुछ भी आए, अंत में इसमें 2-3 कमज़ोर लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो गरीब आदमी होगा, कोई रसोइया फसोइया होगा। और देखिए, मैं तो अभी भी डंके की चोट पर कहता हूँ, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है बिहार में कि यदि इसमें ईमानदारी से जांच हो, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आसरा गृह में 3 बच्चियों की मौत के बाद से कई सवाल खड़े उठ रहे हैं और इसको लेकर आज हम तमाम बातचीत करने को लेकर आए हैं IPS अमिताभ दास के पास और जानेंगे उनसे कि आखिर इसके पीछे की बात क्या है, आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके बाद इतनी बड़ी चूक हुई और अभी भी कई ऐसी बच्चियां जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम जानते हैं अमिताभ दास से कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके बाद इतनी बड़ी घटना जो है वो हुई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है। और राजधानी पटना के बीचों बीच जो ये आश्रय गृह है, शेल्टर होम है, इसमें इसी महीने में खिचड़ी खिलाई गई थी। उसका 13 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसमें 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है। एक की मौत 7 तारीख को हुई, एक को 10 को, फिर 13 को। और अभी भी कुछ लड़कियां ज़िंदगी मौत के बीच झूल रही हैं। और उसके बाद अभी मैंने देखा था, पटना के डीएम का बयान देखा था, जो एक घिसा पिटा सरकारी बयान होता है कि जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, दर्शकों को पता ही होगा शेल्टर होम में कौन लड़कियां रहती हैं या कौन महिलाएं रहती हैं जो ऑलरेडी आफत की मारी हुई हैं, असहाय है। कोई मजबूत महिला तो वहाँ रहेगी नहीं। मान लीजिए कोई भटकी हुई महिला मिल गई, विक्षिप्त महिला मिल गई, तो वहाँ उसको कोर्ट भेज देता है। या कोई अनाथ बच्ची है, कोई देखने वाला नहीं, वो वहाँ रहती है। या फिर बहुत सारे घर की भागी हुई लड़कियाँ रहती हैं, इस तरह की लड़कियाँ रहती हैं। और ये जितने शेल्टर होम होते हैं, इनका संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। अब तक जो मेरी जानकारी है, समाज कल्याण मंत्री का एक बयान, आधिकारिक बयान तक इस मुद्दे पर नहीं आया है। और पूरी लिपापोती की कोशिश की जाती है। मैं अभी से भविष्यवाणी कर सकता हूँ इसमें क्या होगा। जांच रिपोर्ट कुछ भी आए, अंत में इसमें 2-3 कमज़ोर लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो गरीब आदमी होगा, कोई रसोइया फसोइया होगा, उस टाइप के आदमी के सर पर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कि इसी ने किया, इसी की वजह से, और उसको निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। हो सकता है जेल भी भेज दिया जाए, ये होगा। लेकिन कोई भी जो बड़ा बड़ा कांड होता है, ये इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल होते हैं। और ऐसे ही नहीं होता। और बिहार में तो देखिए एक पैटर्न बन गया है। दर्शकों को याद होगा 2018 में बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। पूरे हिंदुस्तान को उसने हिला दिया था। 34 बच्चियों के साथ उसमें दुष्कर्म की बात आई थी। और उसको भी राज्य सरकार ने बहुत दबाना चाहा था। बाद में जब CBI को मामला दिया गया, तब जाके ब्रजेश ठाकुर की धरपकड़ हुई, जो अभी उम्र कैद काट रहा है तिहाड़ जेल में। उस समय भी पलटू राम ने, जो समाज कल्याण मंत्री थी, आपको मंजू वर्मा, उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति की हैं और जो पलटू राम का चुनावी समीकरण है लवकुश समीकरण, कुर्मी और कोयरी का, तो इसलिए वो बचाना चाह रहे थे। बाद में CBI ने जब ब्रजेश ठाकुर के फ़ोन को खंगाला तो पता चला कि इसने 17 बार बातें की है मंजू वर्मा के हस्बैंड से, चंद्रशेखर वर्मा से। इतना कांड हुआ। लेकिन कुछ उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात हैं। फिर अभी 2-3 साल पहले देखिए पटना में गाय घाट शेल्टर होम का मामला हुआ था, आपको याद होगा। उसमें 2-3 बच्चियां भाग के पहुंच गई थी, एक NGO के पास पहुंची थी। जब वो NGO की महिलाएं लेकर गई उनको, यही DM साहब थे जो अभी हैं पटना में, तो इन्होंने, DM ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ये सब बस पॉलिटिक्स होता है। बाद में जब पटना हाई कोर्ट ने उसमें सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान दिया, तो हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2 FIR दर्ज हुए महिला थाना में। उसमें भी थोड़े समय तक मामला गर्म रहा, फिर
ठंडे बस्ते में चला गया, क्या हुआ नहीं हुआ कब तक किसी को पता नहीं। यहाँ रोज़ रोज़ नई घटनाएं होती हैं। ये भी मामला 1-2 रोज़ तक गर्म रहेगा, फिर मतगणना होने लगेगी, वोटों की गिनती होगी, लोग तराड़ी बेलागंज करने लगेंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो अभी क्यों नींद खुल रही है कि अभी जांच होगा उसके बाद बख्शे नहीं जाएंगे लोग, इस तरह की बयानबाजी? क्योंकि अगर तैयारी है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की इंतज़ाम तो पहले से होनी चाहिए। उसके बाद जो खाने की जो बात सामने आ रही है, फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है, तो फूड पॉइजनिंग की जानकारी तो पहले से इन लोगों को होनी चाहिए थी कि खाने में किस तरह के खाने उनको परोसे जा रहे हैं। देखिए सही कहा आपने। देखिए सरकार का तो पुराना एक पैटर्न है। सरकार में क्या होता है कि पहले सब लोग घोड़े बेच के सोते हैं, मतलब घटना होने के हाँ, बाद एक्टिव हो जाते और आग लगने पर कुआं खोदा जाता है। जी। ये सरकार का पूरा पैटर्न है। जब आग लग जाए तब सब लोग दौड़ते हैं कि अब आग बुझाओ, कुआं खोदो, और तब कुआं की खोदाई शुरू होती है। ये मतलब हमेशा से आप देखा जाएगा। यही देखिए फूड पॉइजनिंग भी होता है। तो अब तक सामान्यतया फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, लोग उल्टी करते हैं, कुछ पेट दर्द होता है, पेट खराब हो जाता है इस तरीके से। लेकिन जान चली जाना, ये तो मतलब बहुत गंभीर फूड पॉइजनिंग हो गया। इसका और तब भी जब खाने में खिचड़ी परोसी गई थी तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बड़े सवाल खड़ी करता है। और देखिए मैं तो अभी भी डंके की चोट पर कहता हूँ, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है बिहार में कि यदि इसमें ईमानदारी से जांच हो, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, तो एक बहुत बड़ा मतलब घोटाला सामने आएगा। जी। पता चला कि जो दाल चावल की खरीद हुई, करोड़ों की दाल चावल की खरीद, उसमें घोटाला हुआ। पता चलेगा कि मतलब जिसका बिल पास किया गया जिस चावल का या जिस दाल का, और लेकिन बहुत ही घटिया चावल और दाल की सप्लाई की गई, जबकि कागज़ पर बिल जो पास किया गया वो बहुत अच्छी किस्म के चावल का पास किया गया। तो यहाँ तो इतने घोटाले हैं। और मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो देखिए माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। ये बिहार की विडंबना है कि जो बड़े बड़े माफिया डॉन हैं उनकी 5 उंगली घी में है। वो काजू किशमिश छुहारा बादाम अखरोट खा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका चपरासी बन के घूम रहा है। और जो गरीब बच्चियां हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो जहरीली खिचड़ी खा के मर रही हैं। अब उनकी अंत्येष्टि कैसे हो गई, अंतिम संस्कार कैसे हुआ होगा, वो भी एक लावारिस की तरह किसी तरह। मैं कुछ नहीं जानता, इन लोगों का कुछ ठीक नहीं हो सकता है। जिस बच्ची की जान गई हो उसकी प्रॉपर अंत्येष्टि भी नहीं हो सकता है ऐसे ही गंगा में बहा दिया गया हो, वो एक अलग स्टोरी है। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि ये परत बाई परत और बहुत सारी चीज़ें खुल जाए, इसको लेकर ही ये चीज़ें दबाई जा रही है, क्योंकि खोजने हम कुछ और जा रहे हैं और वहाँ से मिलेगा बहुत कुछ। आप ही जाएंगी या कोई जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसको ये लोग अंदर घुसने देंगे, क्योंकि इतने सारे गड़बड़ झाला रहते हैं ना कि लोग बचते हैं। गाय घाट शेल्टर होम का जब मुद्दा आया था पिछले 2-3 साल पहले, तब पता चला कि उसके जो CCTV कैमरे थे वो महीनों से ख़राब थे। बताइए CCTV कैमरे का उद्देश्य क्या है? ये ना उद्देश्य है कि कौन आता है कौन जाता है इसका एक रिकॉर्ड रखना। जब आप उसी को खराब करके बैठ जाएंगे। जब भी बिहार में ऐसे कई संगीन मामले जब होते हैं और CCTV की बात आती है तो वहाँ पर यही होता है कि वो बहुत दिनों से खराब थे, तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। हो गया ना, इसका मतलब कि कोई ऊपर से जांच पड़ताल नहीं है, कोई निरीक्षण नहीं है। समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, बीच बीच में औचक निरीक्षण होना चाहिए। कायदा यही ना है, मान लीजिए शेल्टर होम चल रहा है तो औचक निरीक्षण होना चाहिए। बीच में समाज कल्याण के पदाधिकारी को अचानक भोजन के समय जाके चेक करना चाहिए कि कैसी दाल है, कैसा चावल है, कैसी सब्जी है, क्या गुणवत्तापूर्ण है या कंकड़ वाला चावल खिलाया जा रहा है। होता क्या है कि जो बच्चियां होती हैं वो तो एकदम भय के वातावरण में रहती हैं, और कहते हैं ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं करते। वो किसके खिलाफ वहाँ पर शिकायत करेंगी? वो क्या अपने सुपरिटेंडेंट के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं? किसी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि फिर उनको उसी शेल्टर होम में रहना है, उनका कोई घर भी नहीं है जहां वो जा सके, तो वो बिल्कुल असहाय हैं। तो इसके लिए तो बाहर से निरीक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अब तक देखिए समाज कल्याण मंत्री का कोई बयान नहीं आया। पलटू राम से भी आप पूछिएगा या कोई भी मीडिया वाला पूछेगा तो उनकी एक पुरानी अदा है, वो बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ, मुझे तो नहीं पता, अच्छा मैं पता करता हूँ, मैं मालूम करता हूँ, ये कह के वो अपना कार में बैठ के निकल जाएंगे। तो ये पूरा एक संवेदनहीन, मतलब आप कह सकते हैं संवेदनहीन सिस्टम हो गया है, जहाँ बड़े बड़े माफिया के चारों ओर लोग घूम रहे हैं और गरीब बच्चियां जहरीली खिचड़ी खा के मर रही हैं। सर क्या लगता है इसका खात्मा आखिर कैसे होगा? क्योंकि बड़े बड़े लोग तो बीच में जाल बिछाए बैठे हैं कि आपको इस चक्रव्यूह में हम घुसने नहीं देंगे, तो उस चक्रव्यूह को भेदने का कैसे क्या तरीका होगा? क्योंकि अगर मीडिया जाए बात करने के लिए और अगर बड़ी लोग पहल करने जाए तो उनको तो दबा दिया जाएगा, तो फिर ये सिलसिला आगे भी होता रहेगा या इस पे लगाम लगेगी?
देखिए आसान तो नहीं लगा है लगाना, क्योंकि इतने सारे माफिया वाले हैं, इतने सारे शक्तिशाली लोग हैं कि आसान नहीं है, लोग बहुत को मैनेज कर लेते हैं। अब बच्चियों को ही डरा धमका देंगे, वो स्वाधीन होकर वो अपना जो बची हैं बच्चियाँ वो अपना बयान ठीक से नहीं, बच्चियां हाँ, अभी भी वहाँ पे हाँ, मौजूद हैं। हाँ, ये वो किस तरह की चीज मीडिया से बात नहीं करने दिया जाएगा, या बात किया जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा अंकल है, हाँ बहुत अच्छा है। तो ये बात है, यदि आप कुछ करते हैं तो पुलिस में मैंने हर जगह इतना करप्शन है, इतना सिस्टम सड़ चुका है कि मतलब काम करने, लेकिन वही है देखिए सबकी भूमिका है। जैसे आप लोग मीडिया में, तो मैं यही चाहूँगा आपके चैनल से, बाकी चैनलों से भी, कि वो एक इसको दबाव बनाए रहें, मीडिया के थ्रू इस मामले को हाईलाइट करते रहें, जिससे सरकार इसकी लीपापोती नहीं कर सके। मान लीजिए आज शाम में जांच रिपोर्ट आती है तो फिर उस जांच रिपोर्ट पर पूछा जाना चाहिए डीएम से या इससे कि फिर इसमें क्या एक्शन हो रहा है ना जी। तो सर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर लगाम को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह से पहल होनी चाहिए? आपने कहा कि हम आवाज़ उठाते रहें, लेकिन आज ये मुद्दा गर्म है, आज इस पे आवाज़ उठेगी। कल बहुत ऐसे अधिकारी जो होते हैं जिनसे बात करने अगर लोग पहुंचते हैं तो वो बोल देते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये ऊंचे लेवल की बात है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो फिर कौन बात करेगा और इन सारे सवालों का जवाब आप? नहीं बिल्कुल सही कहा। देखिए इतना खौफ का माहौल है, सरकारी अधिकारी भी इतना खौफ में रहते हैं, सब मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, खास के कैमरा और माइक पर तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहता ऑन रिकॉर्ड। देखिए क्या है कि सबकी अपनी अपनी भूमिका है। बेसिक देखिए मैंने इतने दिन नौकरी की, सरकारी नौकरी, मैंने यही सीखा कि सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है, वो बात से नहीं मानती है। सरकार को जब लात लगता है तब वो मजबूरी में काम करती है। अब लात किसी का लग सकता है, वो हो सकता है मीडिया का लात लगे, मीडिया इतना प्रेशर बना दे कि सरकार को मजबूर होना पड़े, या फिर वो अदालत की लात लगे, न्यायपालिका इतना प्रेशर बना दे कि सरकार को झुकना पड़े, या वो फिर पब्लिक ओपिनियन का लात पड़े, मतलब जनता में इतना आक्रोश फैल जाए, इतना ज़्यादा सड़कों पर आंदोलन शुरू हो जाए कि उसमें सरकार को झुकना पड़े। तो सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है। आप उससे ये उम्मीद कीजिएगा कि सरकार में मतलब सुबुद्धि आएगी और तब सरकार काम करेगी, तो सुबुद्धि वाली बात यहाँ नहीं है। सरकार को आप लात मारते चलिए, लात मारने से मेरा मतलब है कि दबाव बनाए रखना, किसी भी प्रकार का दबाव, और तब सरकार काम करती रहती, मजबूरी में करती है जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरह से शेल्टर होम हो या फिर अन्य सरकारी बहुत जगह पे फंड आती है, जैसे मिड डे मील में अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गई है, क्योंकि मिड डे मील में भी इस तरह की शिकायतों का कई बार उजागर हुआ है, तो अब वहाँ पे पके पकाए खाने जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे किसी टेंडर के थ्रू। तो आपको क्या लगता है शेल्टर होम में जहाँ पे गरीब दुखियारी महिलाएं जो हैं वो वहाँ पे रह रही हैं और उनको सही तरीके से खाना प्रोवाइड कराई जा सके, उनके बीच ऐसी कोई शिकायतें ना हो, क्योंकि वो दबी हैं, सताई हैं, वो आवाज़ भी नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि उसके अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या लगता है सर, आपके हिसाब से किस तरह के मैनेजमेंट होने चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें अब सामने निकल सकें? मैनेजमेंट का तो बेसिक तो ड्यूटी ये समाज कल्याण विभाग की है, क्योंकि शेल्टर होम ये उसी के अधीन काम करता है। बाकी लोगों को तो वो अपना किसी कारण से आप घुसना चाहिएगा, मीडिया वाले तो कोई बहाना बना के कि बच्चियों की सुरक्षा का सवाल है, ये है वो है, वो नहीं घुसने देंगे। उनके पास एक रेडीमेड बहाना है कि नहीं हम नहीं आने देंगे, मीडिया के नाम पर कोई गलत आदमी घुस सकता है वगैरह वगैरह। बेसिकली ये तो समाज कल्याण विभाग को देख रहा है, और समाज कल्याण विभाग में बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, प्रधान सचिव स्तर तक के अधिकारी रहते हैं। उसमें यदि ईमानदारी हो जाए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक औचक निरीक्षण होता रहे, बीच में अचानक जाके देखा जाए कि क्या सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, बीच में अचानक जाके भोजन की चेकिंग की जाए, बीच में अचानक जाके बच्चियों से बात की जाए। मैं बिहार मानवाधिकार आयोग में जब था तो हम लोग कई बार मानवाधिकार आयोग की टीम अचानक पहुंच जाती थी, और इस तरह के जो अनाथालय होते हैं, आश्रय गृह होते हैं, उसमें हमारे जस्टिस मानधाता सिंह साहब मेंबर थे, उनके साथ मैं भी जाता था। हम लोग अचानक जाकर देखते थे, उससे बहुत सारी बातें पता चलती हैं जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय समय पर औचक निरीक्षण होना चाहिए कि किस तरह के खाने उन्हें दिए जा रहे हैं। दूसरा कि सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कहीं भी बड़ी संगीन घटनाएं जब होती है तो वहाँ पे कैमरे ख़राब हो जाते हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पे कैमरे ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे एविडेंस के तौर पर जो लोग होते हैं वो भी बोलते हुए मुगड़ते नज़र आते हैं, वो कुछ भी बोलने से कतराते नज़र आते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि अगर
कोई इस पर सवाल उठाएगा ही नहीं तो सरकार फिर कैसे जवाब देगी और इस पे आखिर लगाम कैसे लगेगी। तो हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम ऐसे संगीन मुद्दे को उठाएं। जैसा कि सर ने भी कहा कि अगर हम दबिश नहीं बनाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे तो ये मुद्दे ऐसे ही दबते चले जाएंगे और फिर इस पर कोई इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आज हमने बात की है शेल्टर होम मुद्दे को लेकर, जिस तरह से 3 लड़कियों की जानें चली गई है, ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि डीएम साहब ने आज कहा है कि आज रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट में क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें NBC 24 पर।